नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके पर। मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों आज का 25 और इससे पहले दोस्तों हमने 24 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं उत्तराखंड जीके पर, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि हर क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसका आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला, किसने कहा है कि कत्यूरियों के आदि पुरुष शालिवाहन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर कीजिए। ऑप्शन देखिए, लक्ष्मीदत्त जोशी, शिव प्रसाद डबराल, बद्रीदत्त पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा है कि कत्यूरियों के आदि पुरुष शालिवाहन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बद्रीदत्त पांडे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे ने अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास, ठीक है, आप सभी जानते हैं कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? कुमाऊं का इतिहास, ठीक है। तो कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। तो याद रखेंगे, बद्रीदत्त पांडे ने अपनी पुस्तक कुमाऊं के इतिहास में बताया है कि कत्यूरियों के आदि पुरुष कौन थे? शालिवाहन थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और शालिवाहन दोस्तों अयोध्या के सूर्यवंशी राजपूत थे और भगवान राम की ये वंशज थे। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको बताया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक यहाँ पर फैक्ट और याद रखना है, शिव प्रसाद डबराल का। तो दोस्तों शिव प्रसाद डबराल ने कहा है, क्या कहा है शिव प्रसाद डबराल ने? मैंने आपको बताया था, शिव प्रसाद डबराल ने जो है कत्यूरियों को क्या कहा है? खस कहा है। ठीक है, क्या कहा है? खस कहा है शिव प्रसाद डबराल ने। यानी कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि खस ही कत्यूरी थे। ठीक है, यानी कि खस ही कत्यूरी थे। ये किसने कहा? ये पूछा जा सकता है। खस ही कत्यूरी थे, ये किसने कहा है? तो ये कहा है शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्या है देखिए, त्रिभुवनराज की बागेश्वर शिलालेख में कार्तिकेयपुर राजवंश के कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, त्रिभुवनराज की बागेश्वर शिलालेख में कार्तिकेयपुर राजवंश यानी कि कत्यूरी राजवंश के कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन देखिए, 12, 14, 16 या 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, त्रिभुवनराज वाला। तो देखिए त्रिभुवनराज कौन था, आपको पता होना चाहिए त्रिभुवनराज कौन था। ये प्रथम यानी कि कत्यूरी राजवंश का जो प्रथम परिवार था उसका अंतिम राजा था त्रिभुवनराज। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो त्रिभुवनराज के बागेश्वर शिलालेख में कार्तिकेयपुर राजवंश के कितने राजाओं का उल्लेख है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा 14 राजाओं का उल्लेख है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 14 राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक राजा जो है दोस्तों बसंतदेव का पुत्र, जिसके नाम का उल्लेख अभिलेखों से जो है मिट चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो 14 राजा कौन कौन से थे ये मैंने आपको बताया था कि जो बागेश्वर शिलालेख है उसमें कार्तिकेयपुर राजाओं का नाम जो है, 14 राजाओं का नाम बताया था मैंने आपको। जैसे आपका बसंत देव हो गया, ठीक है, खरपर देव हो गया, कल्याण राज हो गया, ठीक है, त्रिभुवन राज हो गया। मैंने इसमें बताया था आपको प्रथम परिवार, द्वितीय परिवार, तृतीय परिवार, ये तीनों मैंने आपको बताए थे इसमें। ठीक है, जैसे आपका निम्बर देव हो गया, ईस्ट गणदेव हो गया, ठीक है, ललित सूरदेव हो गया, भूदेव हो गया, ठीक है, और इच्छर देव हो गया, ठीक है, सुभिक्ष राज हो गया। ये सारे जो है 14 राजाओं के नाम जो है मैंने आपको बताए थे। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आप आंसर कीजिए। बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला कत्यूरी राजा कौन था? तो आपको बताना है बैजनाथ, जो आपको बागेश्वर में पड़ता है, बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला कत्यूरी राजा कौन था? ऑप्शन देखिए, सुभिक्ष राज, नरसिंह देव, इच्छर देव या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला कत्यूरी राजा कौन था? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह देव। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखनी है। पहला क्वेश्चन तो ये है देखिए, बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला कत्यूरी राजा था नरसिंह देव। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि घोषणा किसने की? ठीक है, यानी कि राजधानी को कार्तिकेयपुर से बैजनाथ बनाने की घोषणा किसने की?
तो ये की सुभिक्ष राज ने। ठीक है, अगर घोषणा पूछा जाएगा तो घोषणा किसने की? किसने की घोषणा? सुभिक्ष राज ने। ठीक है, और राजधानी जब बन गई उसके बाद शासन, पहला जो शासक था वो कौन था? वो था नरसिंह देव। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। सुभिक्ष राज ने राजधानी को कार्तिकेयपुर से बैजनाथ बनाने की घोषणा की, और नरसिंह देव मैं आपको बता चुका हूँ, नरसिंह देव जो है पहला कत्यूरी राजा था। ठीक है, जो राजधानी बनकर जिसने शासन किया। ठीक है, ये दोनों प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, तो दोनों फैक्ट आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा भी गया है। तो कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट किसको कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, अजय रावत, एटकिंसन, डब्ल्यू फ्रेजर या फिर पुरुष पंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब डिटेल क्लासेस में आपको मैंने इसके बारे में बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का पुरुष पंत। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है पुरुष पंत को। ठीक है, अब पुरुष पंत कौन था दोस्तों? ये मैंने आपको बताया था। पुरुष पंत जो था दोस्तों, ये रुद्रचंद का सेनापति था। किसका था? रुद्रचंद का सेनापति था। ठीक है, क्या था? रुद्रचंद का सेनापति था पुरुष पंत। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और रुद्रचंद से संबंधित सारे फैक्टर मैंने आपको बताए थे। ठीक है, रुद्रचंद जो है चंद्रवंश का 45वां राजा था। ठीक है, 45 नंबर का राजा था चंद्रवंश का रुद्रचंद। और साथ ही साथ ये किसका समकालीन था ये भी बताया था, अकबर का समकालीन था रुद्रचंद। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, अकबर का समकालीन था दोस्तों रुद्रचंद। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था रुद्रचंद जो है दोस्तों, रुद्रचंद ने गढ़वाल के सिरोला ब्राह्मण को अपना रसोइया बनाया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ दोस्तों रुद्रचंद की कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। रुद्रचंद की कुछ रचनाएं हैं जिनको आपने याद रखना है। क्या क्या है? जैसे पहला हो गया आपका धर्म निर्णय। ठीक है, क्या है? धर्म निर्णय, ये पहली रचना है। ठीक है, रुद्रचंद की। दूसरी है आपकी ययाति चरित्रम। क्या है? ययाति चरित्रम। ठीक है, और तीसरी है सैनिक शास्त्र। ठीक है, सैनिक शास्त्र। तो बहुत सारी रचनाएं हैं रुद्रचंद की, तो इनको आपने याद रखना है, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है पुरुष पंत को। और पुरुष पंत दोस्तों कौन था? ये रुद्रचंद का सेनापति था। ठीक है, और रुद्रचंद से संबंधित सारे फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इसको जरूर देखिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? देखिए, चंद्रवंश के किस शासक ने जुवारियों पर कर लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में। तो देखिए, चंद्रवंश के किस शासक ने जुवारियों पर कर लगाया था? ऑप्शन देखिए, देवीचंद, जगतचंद, कल्याणचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? चंद्रवंश के किस शासक ने जुवारियों पर कर लगाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जगतचंद। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो जगतचंद दोस्तों आप याद रखेंगे, चंद्रवंश में दोस्तों स्वर्ण काल कहा जाता है जगतचंद के शासन को। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये याद रखेंगे, स्वर्ण काल कहा जाता है इनके काल को। और साथ ही साथ यहाँ पर पूछा जाता है जगतचंद की मृत्यु कैसे हुई? ठीक है, तो जगतचंद की मृत्यु दोस्तों चेचक के कारण हुई। ठीक है, ये भी कभी पूछा जा सकता है, चेचक के कारण जो है जगतचंद की मृत्यु हुई। और इसने दोस्तों जुवारियों पर कर लगाया था। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, गढ़वाल का अक्खड़ राजा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया आपको, गढ़वाल का अक्खड़ राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, श्याम शाह, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? गढ़वाल का अक्खड़ राजा किसे कहा जाता है? तो 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों महीपति शाह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। गढ़वाल का अक्खड़ राजा कहा जाता है महीपति शाह को। ठीक है, अब दोस्तों महीपति शाह कौन था? मैंने आपको बताया था, महीपति शाह जो है पवार वंश का 46वां राजा था, ये पवार वंश का। ठीक है, बात करें इसके शासनकाल की, तो इसका शासनकाल दोस्तों 1631 से लेके
1634 तक इसका शासनकाल रहा, ये भी आप याद रखेंगे। और ये किसका समकालीन था ये पूछा जाता है, तो महीपति शाह दोस्तों ये शाहजहां का समकालीन था। किसका था? शाहजहां का समकालीन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो फैक्ट याद रखने हैं, यानी कि महीपति शाह से संबंधित ये फैक्ट आपको याद रखनी है। 46वां राजा था पंवार वंश का। ठीक है, शासनकाल की बात करें तो 1631 से लेके 1634 तक का शासनकाल रहा महीपति शाह का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है शाहजहां, यानी कि शाहजहां का समकालीन था। साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि महीपति शाह का सेना नायक कौन था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से पूछा जाता है कि महीपति शाह का जो सेना नायक था वो कौन था। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो सेना नायक कौन था महीपति शाह का? याद रखें इसको, माधो सिंह भंडारी। ठीक है, कौन था? माधो सिंह भंडारी। ठीक है, तो माधो सिंह भंडारी सेनानायक था दोस्तों महीपति शाह का। तो आप जानते ही हैं माधो सिंह भंडारी के बारे में। माधो सिंह भंडारी को दोस्तों मलेथा का मसीहा कहा जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों 17वीं शताब्दी का इंजीनियर कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, क्या है? यहाँ पर पूछा जाता है कि श्रीनगर के समीप जो है केशव राय मठ का निर्माण किसने किया। ठीक है, केशव राय मठ। तो केशव राय मठ का निर्माण किसने किया? तो ये भी दोस्तों महीपति शाह ने किया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं महीपति शाह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का खिलने का समय आपको बताना है कि ब्रह्म कमल जो है दोस्तों ये राज्य पुष्प है, तो इसके खिलने का समय क्या है बताना है। ऑप्शन देखिए, मई से जून, मार्च से मई, अक्टूबर से दिसंबर, या फिर जुलाई से सितंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का खिलने का समय, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कब खिलता है ब्रह्म कमल? जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपने याद रखना है ब्रह्म कमल दोस्तों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबबेलिटा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रह्म कमल जो है कितनी ऊंचाई में पाया जाता है। तो ब्रह्म कमल दोस्तों 4800 से लेकर 6000 मीटर तक जो है ये पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां हैं, यानी कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां हैं? तो 24 प्रजातियां हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों पूछा जा सकता है आपको ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई। ठीक है, तो ब्रह्म कमल पौधे की जो ऊंचाई होती है दोस्तों कितनी होती है? 70 से लेके आपका 70 से लेके 80 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, सेंटीमीटर याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को कहा जाता है कौल पदम। ठीक है, क्या कहा जाता है? कौल पदम। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों महाभारत के वन पर्व में इसे क्या कहा गया है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? तो ब्रह्म कमल को कहा गया है सौगंधिक पुष्प। क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ब्रह्म कमल से ये सारे आपने याद रखना है कि ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अबबेलिटा है। और ब्रह्म कमल दोस्तों 4800 से लेके 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां हैं पूछा जाता है? तो 24 प्रजातियां हैं उत्तराखंड में जो पाई जाती हैं। और साथ ही साथ ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 70 से 80 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? कौल पदम कहा जाता है। और महाभारत के वन पर्व में से क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ब्रह्म कमल से याद रखना है। और ब्रह्म कमल खिलने का जो समय है वो है आपका जुलाई से सितंबर के मध्य। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए राज्य वृक्ष बुरांस को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस है।
और इसको संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? ऑप्शन देखिए 1970 में या 74 या 78 या फिर 80। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित कब किया गया? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1974। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, बुरांस के अवैध कटान के कारण वन अधिनियम, ठीक है, याद रखेंगे वन अधिनियम 1974, ठीक है, इसके तहत दोस्तों इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। इसको याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ बुरांस की बात करें तो बुरांस दोस्तों सदाबहार वृक्ष है, ठीक है। साथ ही साथ बुरांस से आपको याद रखना है, बुरांस जो है कितनी ऊंचाई पर ये पाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो बुरांस दोस्तों ये आपका 1500 से लेके आपका 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके खिलने की बात करें तो बुरांस कब खिलता है? बुरांस के खिलने का जो समय है दोस्तों वो है आपका मार्च अप्रैल में इसमें फूल खिलते हैं, ठीक है, मार्च अप्रैल में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है ये भी पूछा जाता है। तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका जो है क्या है, वानस्पतिक नाम है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बुरांस की अवैध कटान के कारण जो है वन अधिनियम 1974 में इसे जो है क्या किया गया, संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है दोस्तों ये करंट अफेयर्स से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऑपरेशन कालनेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हाल ही में चर्चाओं में है, ऑपरेशन कालनेमी अभियान। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, नकली दवाओं के खिलाफ अभियान, या सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, ढोंगी बाबाओं की पहचान और गिरफ्तारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का? तो 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑपरेशन कालनेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ढोंगी बाबाओं की पहचान और गिरफ्तारी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ये आजकल काफी चर्चाओं में चला है, ठीक है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने दोस्तों ढोंगी बाबाओं और ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया गया है। जो धर्म की आड़ में ठगी और पाखंड फैलाने वाले हैं उनकी पहचान करना और उनकी गिरफ्तारी करना, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है उत्तराखंड में? ऑप्शन देखिए, राधा रतूरी, दुर्गेश जोशी, सुशील कुमार, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सुशील कुमार, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आप सभी जानते हैं वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील कुमार हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कि राज्य के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, अगर पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे दोस्तों दुर्गेश जोशी। कौन थे? दुर्गेश जोशी जी थे, ठीक है, दुर्गेश जोशी, ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था आज का सेशन और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।